Hello and welcome to this special edition on World Hypertension Day. Today on the show, we have the pleasure of being joined by Dr. Viveka Kumar, who is the Principal Director and Chief of Cath Labs, Cardiac Sciences at the Max Hospital, Saket, New Delhi. Thank you so much for joining us today, Dr. Kumar. Good evening. सबसे पहले तो आप हाइपरटेंशन डे है, गांधी जयंती, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे on being healthy and being happy? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है और इस साइलेंट किलर के ट्रैप में ना फंसें। टाइमली अपना ब्लड प्रेशर के नंबर्स चेक करें और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2 मिलीमीटर मर्करी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो 10% रिडक्शन होता है स्ट्रोक का, ब्रेन स्ट्रोक का, और 7 to 8% रिडक्शन होता है हार्ट अटैक का। तो आप अपने नंबर्स को देखें और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और मैं ये कहूँगा कि आज की टेंशन भरी दुनिया में हाइपरटेंशन, हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ टेंशन इज हाइपरटेंशन, तो टेंशन को अपने दिमाग से निकालें और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाएं। सर, अगर हम देखें तो एक ज़माने में ये बीमारी ओल्ड एज में पाई जाती थी। आपके पास खुद मैं पढ़ रही थी कि बहुत यंग पेशेंट्स आ रहे हैं इस बीमारी को लेके। Why is this happening and what needs to be done? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइपरटेंशन कई प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज, जिसको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और जैसा आपने सही फरमाया कि अभी भी जैसे जैसे एज बढ़ती है हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। 60 प्लस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी इन यंग, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर आप स्कूल के डेटा को ले, हेल्थ डेटा को, तो ऑलमोस्ट 34% यंग चिल्ड्रेन इन स्कूल बिलो द एज ऑफ 18 वो ओबीज हैं। तो ओबेसिटी का लिंक डायरेक्ट हाइपरटेंशन से है। फिर सॉल्ट का बहुत क्लोज रिलेशन है हाइपरटेंशन से। तो जितने भी जंक फूड हैं, पिज्ज़ा हो या फिर जंक फूड बर्गर्स हों या फिर इवन हमारे इंडियन वैरायटी चाट, पापड़, अचार, चटनी, ये सब चीज़ें सॉल्ट में बहुत ज़्यादा होती। तो जितना ज़्यादा सोडियम लेंगे उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जितना आप पोटेशियम लेंगे, पोटेशियम का रिच सोर्स है फ्रूट्स, फ्रेश सैलड्स, वेजिटेबल्स। सो अगर आप इसका कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, जो कि आज की डेट में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हाइपरटेंशन यंग पॉपुलेशन में हो रहा है। लोग जॉब में, कैरियर के चक्कर में शहरों को भाग रहे हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में हाइपरटेंशन का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जॉब का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, नींद कम है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। पॉल्यूशन को नंबर 1 किलर माना जा रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड ऑफ कोर्स जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ये सब सारे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके साथ हाइपरटेंशन यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑल्सो डॉक्टर कुमार, अगर इसके साइलेंट किलर जब आप कह रहे हैं और इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, तो व्हाट शुड बी द आइडियल रोड मैप फॉर पीपल एंड व्हाट एज, किस यंग से यंग, किस उम्र में इनको शुरू करना चाहिए डायग्नोस्टिक्स? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैच देम यंग, सो दैट इज द स्लोगन। हाइपरटेंशन को हमें स्कूल में भी हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर स्कूल में बच्चे हेल्दी हैं तो एवरी 5 years हमें अप टू द एज ऑफ 40 हेल्थ चेकअप करना चाहिए, और जल्दी होना चाहिए अगर दे आर हैविंग एनी सिम्टम्स। अगर उनको फ्रंटल हेडेक, विजन में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर एपिस्टैक्सिस या नोज से ब्लीडिंग होती है, ये सब जो सटल साइंस है हाई ब्लड प्रेशर के, उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मेरी एज 29 है, अभी 35 है, अभी हाइपरटेंशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर को 65 की एज में हुआ था। तो कैच देम यंग स्कूल से। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब भी कोई नए जॉब में जाता है या नए कोर्स को ज्वाइन करता है, उस समय ब्लड प्रेशर चेकअप और हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और जिस तरह से हमने इस एपिडेमिक को यंग पॉपुलेशन में देखा है, उससे हम ये कहते हैं कि 18 years ऑनवर्ड सबका ब्लड प्रेशर देख लेना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर, जैसे कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस है और इंडियन
हाइपरटेंशन सोसाइटी ने भी कहा है कि अगर एक बार इन लोगों में ब्लड प्रेशर 18 इयर्स प्लस में नॉर्मल है तो एवरी 5 इयर्स अप टू द एज ऑफ 40 हमें चेकअप करना चाहिए। अगर ये हाई नॉर्मल है तो वंस इन 3 इयर्स, और अगर हायर साइड में है तो एवरी ईयर, और अगर वो हाइपरटेंसिव हो गए हैं तो एवरी 3 to 6 मंथ्स इसको चेकअप करना चाहिए। डायग्नोस्टिक्स के लिए अलग-अलग तरीके हैं इसको डायग्नोज करने के लिए, एंड लकीली इट इज नॉट इंट्रूसिव, मतलब कोई बॉडी में कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड एंड व्हाट ऑल आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पीपल फॉर डायग्नोजिंग? अगेन अगर हम डायग्नोसिस सही करते हैं तभी हमें ट्रीटमेंट और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा का पता लगेगा। तो डायग्नोसिस सही करने के लिए हमें 3-4 फॉर्म्स हैं ब्लड प्रेशर नापने के। जैसा आपने सही कहा कि हम ऑफिस ब्लड प्रेशर लेते हैं, जिसमें कि डॉक्टर की क्लिनिक में ब्लड प्रेशर लिया जाता है। दूसरा हम होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें पेशेंट खुद ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से 3-4 रीडिंग लेके उसका एवरेज निकालता है। फिर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, जिसमें कि 24 घंटे की ब्लड प्रेशर रीडिंग का एवरेज और डेटा निकाला जाता है कि डे टाइम में कितना रहता है, नाइट टाइम में कितना रहता है। तो बेस्ट जो वैल्यूज होती हैं, आज गाइडलाइंस भी इसको सपोर्ट करती हैं कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता है और उस रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में ये अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो सिर्फ 1 या 2 रीडिंग जो ऑफिस में या डॉक्टर की क्लिनिक में या हॉस्पिटल में होता है उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें 24 घंटे के ब्लड प्रेशर के रुझान को देखते हैं कि किस समय ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और उससे भी पता चलता है कॉज ऑफ हाइपरटेंशन क्या है। डॉक्टर कुमार, इस बीमारी में भी बाकी बीमारियों के जैसे क्या कोई स्टेजेस हैं? कहीं पे मैं पढ़ रही थी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का मानना है कि इसमें भी स्टेज 1, स्टेज 2, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इन सब अलग-अलग फॉर्म्स में ये आता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सही। तो हाइपरटेंशन, सारे हाइपरटेंशन एक जैसे नहीं होते हैं। तो हाइपरटेंशन की सीवियरिटी की डिफरेंट ग्रेडिंग्स होती हैं, जिसको कि हम कहते हैं पहला नॉर्मल, देन हाई नॉर्मल। तो नॉर्मल 120 80 के नीचे, हाई नॉर्मल अप टू 130 से 139 के बीच में, और 139 से ऊपर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरी तरह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 80 to 89 हाई नॉर्मल है, 90 के ऊपर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है। और इन चीजों में ये देखा गया है कि हम माइल्ड हाइपरटेंशन और मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कि अगर 140 से 150 के बीच में है तो हमने उसको माइल्ड हाइपरटेंशन, और उसके बियॉन्ड है तो मॉडरेट हाइपरटेंशन या स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं, जबकि ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप करता है 160 से ऊपर। और पहले हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की परिभाषा लेते थे, अब उसको सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कि अदर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, जैसे ब्रेन का फंक्शनिंग डेटोरिएट होना, जिसमें कि बाकी नोज से ब्लीडिंग होना, तो टारगेट ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है, तो उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो इसीलिए अगर हम हाइपरटेंशन को माइल्ड स्टेज में और मॉडरेट स्टेज में ही कैच करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और छोटी दवाइयों से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर पेशेंट ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो माइल्ड हाइपरटेंशन को बगैर दवा के भी कंट्रोल किया जा सकता है।